हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी एंड ऑटोनॉमी इन पंजाब के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि 1945 के बाद जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो अलग अलग स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया। पहले जो स्टेट्स थी उनको चार कैटेगरीज के अंदर रखा गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। लेकिन उसके बाद जो स्टेट्स थी उसके अंदर अलग अलग पॉपुलेशंस ने डिमांड रखना शुरू कर दी कि हमें जो है वो लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर सेपरेट कर दिया जाए। और 1952 के अंदर आंध्र प्रदेश जो है वो पहली लिंग्विस्टिक स्टेट बनती है जिसको लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन के बेसिस के ऊपर जो है वह कार्व आउट किया गया था। उसी के संदर्भ में उसी के चलते पूरे भारत देश में एक पैंडोरा बॉक्स ओपन हो गया। मतलब कि अलग-अलग स्टेट से लोग डिमांड करना शुरू कर गए कि हमें जो है वो ऑटोनॉमी दी जाए, हमारी एक सेपरेट स्टेट बनाई जाए, हमें जो है वो एक सेपरेट स्टेट का दर्जा दिया जाए। उसी के चलते हमारे कुछ अलग-अलग स्टेट्स के अंदर डिमांड्स इमर्ज हुई। वैसे ही हम पंजाब की बात करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर कि पंजाब के अंदर किस तरीके से ऑटोनॉमी की डिमांड्स अराइज़ हुई और उनकी स्टेट के अंदर किस तरीके से जो पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी है, वो चल रही है। मोटे-मोटे तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि हम जो है वो पंजाब की स्टेट पॉलिटिक्स को एनालाइज़ करने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि पंजाब के अंदर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कैसे चल रही है और जो ऑटोनॉमी की डिमांड है पंजाब के अंदर, वो कैसे इमर्ज हुई। चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक के साथ। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। अगर हम इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर की बात करें, तो उसको एज़ अ देखा जाता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि क्वाज़ी फेडरल है। मतलब कि कुछ प्रोविज़न जो है वो अभी भी जो है वो यूनियन की तरफ टिल्टेड हैं। आपने देखा होगा कि जो फेडरल सिस्टम होता है, वहाँ पे क्या होता है कि जो पावर होती है वो सेंटर और स्टेट के बीच में इक्वली डिवाइड होती है। लेकिन इंडिया के संदर्भ में, इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। इंडिया के केस में पावर जो है वो डिवाइड तो है सेंटर और स्टेट के बीच में, लेकिन ज़्यादा जो फ़ेवर जो है वो किसको मिलता है? यूनियन गवर्नमेंट को मिलता है। जैसे कि कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं, कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसके बेसिस के ऊपर जो यूनियन गवर्नमेंट है वो स्टेट्स के ऊपर भारी पड़ती है। आर्टिकल 248, आर्टिकल 249, आर्टिकल 250, आर्टिकल 252, आर्टिकल 253 एंड पर्टिकुलरली जब हम आर्टिकल 356 की बात करें, तो ये क्या करता है कि जो सेंटर है, सेंटर क्या करता है कि इसके यूज़ से, आर्टिकल 356 के यूज़ से पूरी स्टेट के ऊपर जो है वो कंट्रोल साध लेता है। ये जो एसिमेट्री है, वो रीजनल डिसकंटेंट को दर्शाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो स्टेट्स हैं, वो डिमांड करना शुरू कर देती हैं कि हमें जो है वो ऑटोनॉमी होनी चाहिए, हमें जो है वो अपने खुद के डिसीज़न्स लेने की अनुमति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो सक्सेशनिज़्म की डिमांड करते हैं कि मतलब कि हमें सेपरेट ही कर दिया जाए। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि हम जो है वो इंडिया के अंदर ही रहेंगे, लेकिन हमें जो अपने अफेयर्स हैं, जो हमारी फाइनेंशियल डिपेंडेंस है, वो नहीं हो, हमें जो है वो ऑटोनॉमी हो, हम जो है वो इंडिपेंडेंट हो। तो स्पेशली आज के हम जो है वो पंजाब के केस को डिस्कस करने वाले हैं। फेडरल स्ट्रक्चर और रूट्स की अगर हम बात करें, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर दी गई है, वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, जो कि 7 शेड्यूल के अंदर ये तीनों लिस्ट्स आती हैं। लेकिन सेंटर के पास जो है वो ज़्यादा पावर हमें देखने को मिलती है। जैसे आर्टिकल 56 की बात करें, 356 की बात करें, तो जो यूनियन गवर्नमेंट है, वो स्टेट की गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकती है, ठीक है? और इस आर्टिकल को एज़ अ क्रिटिसाइज़ किया जाता है बहुत सारे लोगों के द्वारा कि ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है सेंट्रल डोमिनेंस का, जिसका सरकार जो है वो बार-बार इस्तेमाल करके स्टेट को परेशान करती है। सच सेंट्रलाइजेशन कंट्रीब्यूट टू द रीजनल डिससैटिस्फैक्शन। तो ये जो सेंट्रलाइजेशन है ना, ये जो सेंटर का डोमिनेंस है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो रीजनल गवर्नमेंट्स हैं, जो सरकारें हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो डिससैटिस्फाई होती हैं। पर्टिकुलरली अगर हम पंजाब की बात करें, जहाँ पे आइडेंटिटी का इशू है, लैंग्वेज का इशू है, रीजन का इशू है, ठीक है? तो ये सारे जो है वो पॉलिटिकल डिमांड्स के साथ इंटरट्वाइन हो जाते हैं। वहाँ की उनकी जो लैंग्वेज है वो अलग है, उनकी आइडेंटिटी अलग है, उनका रिलीजन अलग है। दैट्स व्हाई वो जो है वो अपनी एक खुद की ऑटोनॉमी की डिमांड रखना शुरू कर देते हैं। अब हम जो शिरोमणि अकाली दल है, जो कि एक उनका पंजाब की पॉलिटिक्स के अंदर एक दल है, उसकी बात करेंगे कि उनका क्या यहाँ पे रोल रहता है ऑटोनॉमी के अंदर या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के अंदर। जो शिरोमणि अकाली दल था, उसको 1920s के अंदर जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था, गुरुद्वारा रिफॉर्म्स मूवमेंट के दौरान, ठीक है? इनिशियली इसका जो ऑब्जेक्टिव था शिरोमणि अकाली दल का, वो सिर्फ़ रिलीजियस रिफॉर्म्स को लेके था और जो सिख गुरुद्वाराज़ थे, उनको करप्ट महंत से लिबरेट करना था, उससे उनसे छुटकारा पाना इनका जो था वो ऑब्जेक्टिव था। लेकिन जैसे-जैसे टाइम बीतता गया, इन्होंने एक अपनी मेजर पॉलिटिकल ऑर्गनाइज़ेशन बना ली, जो कि सिख इंटरेस्ट को रिप्रेज़ेंट करना शुरू करने लग गए। अंडर द लीडरशिप ऑफ मास्टर तारा सिंह, इम्पोर्टेंट नेम है, याद रखना, अकाली दल ने डिमांड करना शुरू कर दी, एक पंजाबी सूबा की उन्होंने डिमांड की, जो कि एक सेपरेट स्टेट होगी, जो कि लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के ऊपर बेस होगी। उनके बहुत सारे एफर्ट्स थे, लेकिन जो बहुत सारी उन्होंने एफर्ट्स किए, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की, और उसकी वजह से क्या हुआ कि
66 के अंदर उनका जो है वो रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, उनको एज़ अ सेपरेट स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है। जिसका नतीजा ये हुआ कि जो पंजाब है वो पंजाबी स्पीकिंग के लिए बना दिया गया और जो हरियाणा है वो हिंदी स्पीकिंग पीपल्स के लिए बना दिया गया है एज़ अ सेपरेट स्टेट। इसके बाद अनंदपुर साहिब रेज़ोल्यूशन लाया जाता है 1973 के अंदर, जिसको एज़ अ कंसिडर किया जाता है कि पंजाब की पॉलिटिक्स के अंदर ये एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसने एम्फसाइज़ किया था, जो इम्पोर्टेंस दी थी, वो इस चीज़ को लेके दी थी कि यहाँ पे ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी की बात की गई थी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, मतलब कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही रहेंगे, लेकिन हमें जो ऑटोनॉमी है, वो ज़्यादा दे देनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पे डिसेंट्रलाइज़ेशन ऑफ पावर की बात की गई और साथ ही साथ सिख आइडेंटिटी और उनके जो इंटरेस्ट थे, उनकी उसको प्रोटेक्शन देने की यहाँ पे माँग की गई थी। लेकिन इसकी जो लैंग्वेज थी, इसकी एम्बिग्यूटी पे जो है वो प्रश्न उठाए गए। लोगों ने इनको अलग-अलग तरीके से इंटरप्रेट किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज़ हुआ। जो मॉडरेट्स थे, उन्होंने इसको एज़ ए इंटरप्रेट किया कि ये एक फेडरल रिस्ट्रक्चरिंग की डिमांड है। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, उन्होंने इसको एज़ ए कंप्लीट सॉवरेनिटी की तरह इंटरप्रेट किया। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है कि समझा, ठीक है, पढ़ा इसको। जो कांसेप्ट था सिख बोलबाला का, जो कि जिसका मतलब होता है कि डोमिनेंस और प्रोमिनेंस ऑफ द सिख। उसकी वजह से फिर से यहाँ पे क्या हुआ कि कंट्रोवर्सी है वो और ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। इसके बाद 1985 के अंदर पंजाब अकॉर्ड साइन होता है, जो कि क्राइसिस वहाँ पे चल रहा था, जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज़ हुआ था, उसको एड्रेस करने के लिए पंजाब अकॉर्ड, राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड जिसको आप बोलते हैं, वो साइन होता है 1985 के अंदर। इसके अंदर कुछ प्रोविजंस थे, जैसे जो चंडीगढ़ था, वो पंजाब को ट्रांसफ़र किया जाए, जो एक बाउंड्री डिस्प्यूट को रेज़ोल्यूशन के लिए, बाउंड्री डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व करने के लिए एक कमीशन बिठाया जाएगा, एंड जो रिवर वाटर को लेके जो डिस्प्यूट था, ठीक है? जो कि रावी और ब्यास रिवर को लेके जो डिस्प्यूट था, उसकी वाटर शेयरिंग को लेके, उसको एडजुडिकेट किया जाए, उसको सुलझाया जाए, एंड जो विक्टिम्स थे, मिलिट्री के द्वारा इफ़ेक्ट हुए थे, उनको फिर से जहाँ पे जगह कहीं पे दी जाए, रिहैबिलिटेशन उनका किया जाए, ठीक है? एंड डिस्पाइट इट्स इंटेंट टू रिस्टोर नॉर्मलसी, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज लिमिटेड इट्स सक्सेस एंड मैनी इश्यू रिमेन अनरिज़ॉल्व्ड। तो मतलब कि जो इसका इंटेंट था, जो इसका मतलब था पंजाब अकॉर्ड का, वो नॉर्मलसी लाना था कि चीज़ें जो है वो नॉर्मल हो जाएँ। लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज जो थे वो रहे, और उसका जो सक्सेस था वो लिमिटेड रहा, जिसकी वज़ह से जो इश्यूज़ थे वहाँ के, वो अभी भी अनरिज़ॉल्व्ड रहे। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो खालिस्तानी मूवमेंट्स थी, उनका राइज़ होना शुरू हो जाता है। जो खालिस्तानी मूवमेंट्स थी, वो सेपरेट सॉवरेन स्टेट की डिमांड रखना शुरू कर देते हैं। जो खालिस्तानी मूवमेंट्स थी, वो 1970s से लेके अर्ली 90s के बीच में वो ज़्यादा इंटेंसिफ़ाई हो जाती हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और ये जो पीरियड था, वो इंदिरा गांधी का पीरियड था। अगर हम इनकी मूवमेंट्स की रूट्स की बात करें, तो वो आइडेंटिटी कंसर्न को लेके जो था वो अराइज़ हुई थी ये मूवमेंट्स, पॉलिटिकल मार्जिनलाइज़ेशन के वजह वजह से ये जो मूवमेंट्स थी वो अराइज़ हुई, क्योंकि जो खालिस्तानी मूवमेंट के अंदर जो लोग थे, उनको ये लगता था कि हमारी आइडेंटिटी को भी यहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। उनको अपनी आइडेंटिटी के लिए यहाँ पे कंसर्न था। दैट्स व्हाई वो यहाँ पे आए और उन्होंने एक खालिस्तानी मूवमेंट जैसे नाम की मूवमेंट जो है वो लॉन्च की। लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर रहते हैं, जिनका नाम है जरनैल सिंह भिंडरावाले, जो कि एज़ अ प्रोमिनेंट फिगर की तरह इमर्ज होते हैं, एंड उन्होंने धर्म युद्ध मोर्चा को लॉन्च किया, जिसके अंदर उन्होंने ग्रेटर ऑटोनॉमी की डिमांड्स की। ये जो क्राइसिस था, वो इतना बढ़ गया कि जो गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स था, उसको मिलिटेंट्स ने ऑक्यूपाई कर लिया। मतलब कि जो खालिस्तानी मिलिटेंट्स थे, उन्होंने जो गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स था, उसको ऑक्यूपाई कर लिया। वहाँ पे वो रहने लगे, वहाँ पे उन्होंने शेल्टर ले ली। उसके रिस्पॉन्स में इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को लॉन्च किया। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1984 के अंदर उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार को लॉन्च किया, जिसके चलते उन्होंने क्या किया कि जितने भी मिलिटेंट्स थे गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर, उनको वहाँ से मारा। वहाँ पे उन्होंने ओपन फायरिंग की, जिसकी वजह से मिलिटेंट्स तो मारे गए, लेकिन वहाँ के जो लोकल पीपल्स थे, सिविलियंस थे, वो भी मारे गए। द ऑपरेशन हैड फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस। जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए इस ऑपरेशन से, वो हम देखते हैं। डीप इमोशनल हर्ट हुआ सिख कम्युनिटी के अंदर, क्योंकि उनके जो लोग थे, जो फिर सिविलियंस थे, वो भी मारे गए। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का यहाँ पे असैसिनेशन हो जाता है। आपने देखा होगा कि उनको जिसने मारा था वो एक सिख पर्सन थे, इंदिरा गांधी को। और उसके बाद एंटी सिख राइट्स यहाँ पे इमर्ज हो जाते हैं, और मिलिटेंसी जो है वो पंजाब के अंदर और ही ज़्यादा इंटेंसिफाई होना शुरू हो जाती है। अब हम कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, तो आज के टाइम के ऊपर क्या स्टेटस है, क्या वो आज भी डिमांड कर रहे हैं ऑटोनॉमी की या नहीं कर रहे हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। ऑल्दो मिलिटेंसी हैज़ लार्जली डिक्लाइन सिंस 1990s, अगर हम 1990s से बात करें अब तक, तो वहाँ पे जो मिलिटेंसी का जो एलिमेंट था वो कम हुआ है। आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी जो है वो अभी भी वहाँ पे जो है वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन थोड़ी सी लिमिटेड फॉर्म में है। जो फ्रिंज ग्रुप्स हैं और जो डायस्पोरा के एलिमेंट है, वो स्टिल खालिस्तानी का इशू जो है वो राइज करते हैं। डायस्पोरा एलिमेंट मतलब कि जो अभी पंजाब से या इंडिया से जो बाहर रह रहे हैं, जैसे कनाडा की अगर हम बात करें। लेकिन जो वाइड स्प्रेड सपोर्ट है आज के टाइम के ऊपर, वो नहीं है, ठीक है? इतनी वो ज़्यादा मूवमेंट जो है वो एक्सेलेट नहीं होती हैं। जो
अगर हम पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी एंड ऑटोनॉमी इन पंजाब की बात करें, तो वो एज़ अ एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले की तरह हमें रिफ्लेक्ट करता है कि वहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर का भी इश्यू है, कल्चरल आइडेंटिटी का भी इश्यू है और उनकी जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं, उसका भी इश्यू है। लेकिन जो लिंग्विस्टिक रीऑर्गनाइजेशन हुआ, उसने बहुत सारी डिमांड्स को जो है वो एड्रेस कर दिया, लेकिन अभी भी जो है वो डीपर कंसर्न्स अराइज़ होते हुए नज़र आते हैं, ऑटोनॉमी को लेके और उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है, उसको लेके। बैलेंस रीजनल एस्पिरेशन विद इन द इंडियन फेडरल फ्रेमवर्क रिमेन एन ऑनगोइंग चैलेंज रिक्वायरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सेंसिटिविटी, पॉलिटिकल अकोमोडेशन एंड इंक्लूसिव गवर्नेंस। तो हमें जो है वो अप्रोच कौन-सी अपनाने की ज़रूरत है? बैलेंस अप्रोच अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है, जहाँ पे हम उनकी जो कंसर्न्स हैं, उनको भी एड्रेस करते हुए एक इंक्लूसिव गवर्नेंस की ओर आगे बढ़ें। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक ये कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। तो मिलते हैं आपको एक और न्यू वीडियो लेक्चर के अंदर, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिक्स इन तमिलनाडु शिफ्ट फ्रॉम सोशल रिफॉर्म टू पॉपुलिज्म।